आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। यूनियन बजट इस साल का पेश हो चुका है। मार्केट निचले लेवल से कुछ अपनी रिकवरी दिखाने की कोशिश में, लेकिन अगर आप ताज़ा तरीके से बाजार को देख रहे हैं, आपको निफ्टी अभी भी 185 पॉइंट नीचे दिखाई देगा। निफ्टी बैंक करीब 670 पॉइंट नीचे, और मिड कैप्स में हमने देखा था एक मेजर करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब 581 पॉइंट की गिरावट पर थोड़ी सी अपनी चाल को संभालने की कोशिश में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हुआ है। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि अभी तक आपने बाजार नहीं देखा है, तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 10% लगता था वो अब 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, और वायदे बाजार यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड पर एसटीटी में भी इजाफा आया है। ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर बाजार थोड़ा सा निराश है। एक और डिटेल जिस पर आगे हम बातचीत करेंगे कि पहले जो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था अब से नहीं मिलने वाला है, और ये रियल एस्टेट के लिए भी लागू होगा। उसी के बाद कुछ रियल्टी काउंटर्स में भी करेक्शन देखने को मिला है। इन बड़े मुद्दों पर आएंगे, लेकिन हमारी टेक पंचायत भी तैयार है इस समय के ताज़ा ट्रेड्स के साथ। वीरू, कुछ हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मूड किस तरफ बन रहा है, तेजी या मंदी? नहीं, नो डाउट हर्षदा। आई थिंक जब वो LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के बढ़ाने की, आई थिंक वो बजट स्पीच में जहाँ लाइंस थी उसके बाद जो क्रैक आया, ऑलमोस्ट हम 24,070 तक गए, वहाँ से एक सब्सटेंशियल रिकवरी है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अभी तक की स्कैनिंग में हर्षदा कंप्लीटली सेशन बिलोंग करता है FMCG को, और टाटा कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स टाइटन यानी टाटा को बिलोंग करता है ये सेशन। मैं एक दो ट्रेड्स और स्पॉट करके बैठा हूँ यहाँ पे, उससे बात करते हैं। पहले तो सचिन जी, टाटा कंज्यूमर का ट्रेड भी अच्छा रहा और टाइटन का ट्रेड भी अच्छा रहा। FMCG में कुछ और मार्क करना चाहेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी और बीते अगर आप लगभग 1 घंटे के ओ एडिशंस को देखें, ये कंप्लीटली इज स्लिपिंग टुवर्ड्स FMCG। कोई और स्टॉक, कोई और ऑप्शन? आई थिंक यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस थी, ऑलमोस्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से एक काफ़ी नैरो रेंज में ये स्टॉक ऑस्किलेट करा था, वहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है और वहाँ से एक्सपेंशन हुई है। ओआई एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ओवरऑल सेक्टर में एक अच्छी रनअप है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम अभी मिला है 1504 1505 के आसपास, इसके फ्यूचर्स अभी फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1560-65 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स के बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। मोमेंटम के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग अराउंड 1505 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 1496 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। ओके, दूसरी बात शिल्पा जी, जैसे कि बैंक निफ्टी 52,000 के बेस पे लगभग 10 दिन से टिका हुआ था, और वही हमारा 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी थी, वो कोलैप्स होते ही लगभग 700-800 पॉइंट के डाउन स्विंग दिया हमने। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर इसमें था HDFC बैंक, एक कंप्लीट रिवर्सल था इसमें। HDFC बैंक को 16-12 पे आप कैसे रीड कर रही हैं? कोई ट्रेड बैंक्स में इस वक्त नजर आ रहा है आपको? क्योंकि कोलैप्स था बट लोअर लेवल से रिकवरी भी आ चुकी है थोड़ी बहुत यहाँ पर। जी वीरेंद्र जी, अगर हम लोग देखेंगे तो HDFC बैंक में डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर है। 1600 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स है। आप नेक्स्ट सीरीज भी अगर देखेंगे तो 1600 पुट पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग, वेरी अग्रेसिव। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1640 1660 के लेवल्स के लिए आप HDFC बैंक में डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करता है देन ऑफकोर्स हायर साइड के लेवल्स खुलेंगे, लेकिन जब तक कि मुझे लगता है 1600 जोन्स पकड़ के रखता है HDFC बैंक इज अ लॉन्ग ट्रेड। ओके, अच्छा, HDFC बैंक पे आपके कमेंट हो गए, और एक दो स्टॉक्स में रखूंगा स्क्रीन पे। आई थिंक अमित, आपकी आउट ऑफ FMCG कोई स्कैनिंग है इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, FMCG ओवरऑल इज डूइंग वेरी वेल। टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर हैज़ बीन अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर। थोड़ा सा गेंस जरूर गिव अप किया है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ स्ट्रक्चर हायर लोस का पॉजिटिव है। स्विंग ब्रेकआउट अभी भी इस सत्र में इसका इंटैक्ट है। 653 का प्राइस है, तो थोड़ा सा अगर किसी ने पोजीशन बनानी है FMCG सेक्टर में तो यहाँ बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 646 का, टारगेट्स रहेंगे 662 पे। ओके, अच्छा, इंडिसेस नीचे तो है, क्रैक तो है आज। शिल्पा जी, अमित जी, राजेश जी और इनफैक्ट सचिन जी, यूनानिमसली आप लोगों का किसी इंडेक्स पे या फिर स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट कॉल है क्या भी? वीरेंद्र जी, बेयर पुट निफ्टी का ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है। आई वाज एक्सपेक्टिंग 24,200 24,100 के लेवल्स आएंगे। तो अभी के लिए ये लेवल्स वहाँ जहाँ पे सपोर्ट था वहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो इमीडिएटली ऑन इमीडिएट बेसिस शॉर्ट कॉल्स नहीं दे सकते। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये वापस 24,000 के नीचे जाता है, ब्रेक करता है क्रूशियल सपोर्ट, देन डेफिनेटली लेवल्स ऑफ 23,700 23,500 आपको इमीडिएटली आते हुए मिलेंगे। ओके, लास्ट पॉसिबली कमेंट मैं यहाँ लेना चाहूँगा। राजेश सतपुते जी,
वो जो स्ट्रेंथ इस वक्त आईटीसी में दिखाई दे रही है, 510 520 की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको यहाँ पे? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है आईटीसी अपने एक इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आया है। ये 485 से लेके 490 ये इसका क्लस्टर है। मुझे लगता है थोड़ा सप्लाई पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। सो आईटीसी ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच है। तो अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है वो बने रहे, प्रोबेबली 500 के एक बार के लिए हिट करे, लेकिन स्टॉप लॉस भी होना चाहिए 475 का। मेरे हिसाब से अगर कुछ नया ऐड करना है, जो कि मैं सोच रहा था कुछ ऐड करो, तो उसमें एक आप वीरेंद्र जी सिर्फ एक देखिए, एक्सिस बैंक। जो हम बैंकिंग की बात करें तो उसमें एक स्ट्रक्चर जो वीक मुझे लग रहा है वो है एक्सिस बैंक का। मुझे लगता है करीबन 1230 तक का करेक्शन इसमें अभी ड्यू है। सो एक्सिस बैंक एक शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा, 1280 का स्टॉप लॉस होगा। अनुज, तो अभी तक हमारे पास ये कुछ ट्रेड्स थे जिसमें इसमें क्लियरली विजिबल है कि अभी तक ये एफएमसीजी को और स्पेशली टाटा को बिलोंग करता है, टाटा कंज्यूमर और टाइटन। अनुज, मेरे मार्केट में सेकेंड डिप आ रही है एक इस समय, और आई थिंक थोड़ा टफ होगा इस मार्केट में, क्योंकि आप जो मर्ज़ी कहें, जितना मर्ज़ी ब्रेव फ्रंट रखें, कुछ लोग तो बेचेंगे यहाँ पर, और कुछ लोग तो अपने कैपिटल गेंस को प्रिजर्व करेंगे हर्षदा, क्योंकि वो हायर टैक्स तो फर्स्ट से लगेगा। आई थिंक एसटीटी पे अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एसटीटी हायर कब से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जो चीज़ मार्केट को आई थिंक अच्छी नहीं लगी वो है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेंस टैक्स, वो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ख़त्म किया जा रहा है रियल एस्टेट पर। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पर, आई थिंक इस रजीम का, उनका ये मानना है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न कर रहे हैं तो आपके सारे टैक्स ब्रेक ख़त्म किए जाएं बेसिकली, क्योंकि रियल एस्टेट पर बड़ा पैसा वही बनाएंगे ना जो जिनके पास बड़ा पैसा होगा, तभी वो उस हिसाब से करेंगे। प्रकाश, डीएलएफ क्या मतलब एक हाथ जो लिया दूसरे हाथ ले लिया वापस, तो मतलब क्या करें आप रियल एस्टेट स्टॉक्स में इस समय? रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो बुकिंग के टाइम इन्वेस्ट करके एक साल में निकलना, ये सब जो चीज़ें होती थी, उसके वो थोड़ा सा डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, कम हो जाएगा। और जो यूज़र बेस है वो एक्चुअली अब रियल एस्टेट कंज्यूम ज़्यादा करेगा। सो एक कहीं ना कहीं एक वो है, बट ये इंडेक्सेशन वाली चीज़ थोड़ी सी अभी भी पेचीदा सी लग रही है। इसको समझने में मतलब फाइन प्रिंट क्या है ऑनेस्टली मौका नहीं मिला, बट हाँ अगर वो लागू पड़ती है कि भाई ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है, फिर तो डेफिनेटली इट्स वॉश आउट। मतलब कई नया रियल एस्टेट लेते वक्त आप बहुत घबराएंगे कि अब इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला, तो अगर बहुत बड़ा गेन हुआ तो आपका टैक्स आउटफ्लो भी इतना सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो आई वुड बिलीव थोड़ा सा डैम्पनर है, बट लेट्स वेट। इनफैक्ट इस पर लक्ष्मण ने ऑफ कोर्स ये सफाई नहीं दी है कि कब से लागू होगा, आई थिंक वो और डिटेल आएगा, लेकिन बेसिकली यही है कि पहले आपको गोल्ड और साथ ही साथ प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी 20% देना पड़ता था, अब 12.5 हो गया। अब 12.5 हो गया, इसीलिए वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं निकाल रहे। वो बेसिक मैथ वो कह रहा है, बेसिक मैथ वो कह रहा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं जो इसमें इशू क्या हो रहा है। ये एक तरीके से टैक्स इंक्रीज है, एक तरीके से डिक्रीज नहीं है लॉन्ग टर्म में। आप बताता हूँ क्यों। अगर आपने कोई घर लिया था 2006 में और अब आप उसको बेचकर मान लो कहीं और किसी और उसमें लगाना चाहते हैं, तो 2006 से अगर आप 2024 तक का इंडेक्सेशन करेंगे तो उसके बाद उस पर आप 20% टैक्स दे देंगे, वो आप प्रेफर करेंगे बजाय कि 2006 में तो प्रॉपर्टी प्राइसेस थे क्या। मैंने 2006 में जो घर लिया था मुंबई में, वो मतलब उस आज के रेट में तो कोड़ियों का रेट है वो, ठीक है ना। तो मैं खैर ऑब्वियसली बेचूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं अपना घर आज की रेट में बेचूंगा तो मेरे लिए तो पूरा ही कैपिटल गेंस हो जाएगा वो। उसके ऊपर मैं 12.5% दे रहा हूँ, बजाय कि अगर मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट अप्लाई करता उसके ऊपर मैं 20% पे करता। इसमें दिक्कत उन लोगों को आएगी जिनके पास घर बहुत पहले के, जिन्होंने 2010, 12, 14, 15 उसके बाद के घर लिए, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उनको जिन्होंने इस प्रॉपर्टी बूम से पहले इन्वेस्ट किया हुआ था और वो अभी सोच रहे थे कि इसको अगर मैं बेच के उसके बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठा के, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में रियल एस्टेट में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उतने गेंस का एक और घर खरीद लें, हाँ। या वो कुछ कैपिटल गेंस टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं उसमें पैसा लगा दें। कुछ लोग दोनों करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। अब आपको जो नया घर खरीद रहे हैं वो भी उतना खरीदना पड़ेगा जितने का आप एटलीस्ट पुराना घर बेच रहे हो, क्योंकि ऑलमोस्ट वरना सारा का सारा वो टैक्स हो जाएगा। शायद उसको अंदर ज्यादा पैसा लगाना 12.5%, हाँ 12.5% उसके ऊपर खैर आपको फिर टैक्स पे करना पड़ जाएगा आप। एनीवे, आशीष चतुर्मोहता भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून। बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाइटन 6.5% ऊपर इस समय स्टॉक। आई एम अज्यूमिंग आपके पोर्टफोलियो में होगा ये स्टॉक? सॉरी अनुज, कौन सा? मैं टाइटन बिल्कुल बिल्कुल टाइटन हमारे पोर्टफोलियो में है। और अनुज, इनफैक्ट हमने एक और मिड कैप ज्वेलरी कंपनी की काफी चर्चा की थी हम, और जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो है सेंको। तो ये दो स्टॉक है जिसको हमने
इस पूरे ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में प्ले किया था। और हमारा ये मानना था कि एक तो टाइटन के अंदर में तो वैल्यू एडेड बिजनेस से काफ़ी करते हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स इनकी बेटर होती है। और सेंको जिस तरह से नॉर्थ मार्केट में एंटर हुआ था, तो वहाँ पर पे स्टडेड ज्वेलरी का काफ़ी एक चलन है और वहाँ पे मार्जिन्स काफ़ी बेहतर होती है। अब आज जो न्यूज़ फ्लो आई है जिसके अंदर में ड्यूटी कम होने की बात हुई, तो ये दोनों स्टॉक्स टाइटन और सेंको इसके की बेनिफिशियरी हैं और हमें लगता है कि दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरा मानना है कि टाइटन में अगर से आप एक टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक में बहुत बढ़िया अब कहीं ना कहीं एक बेस भी जो है 3200 पे बन चुका है और इवेंचुअली जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री है उसमें मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं 4000 के लक्ष्य 4000 की एक अपसाइड बहुत ही जल्द दिखा सकता है। वहीं सेंको में भी हमारा मानना है कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो 1175 के आसपास था, जो मुझे लगता है कि स्टॉक में जल्दी देखने को नजर आ सकता है। तो ये दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में बने हुए हैं। इनफैक्ट और किसी के लिए अच्छा होना हो, लेकिन टाइटन जो एक गहरी नींद में था उसको जगा दिया है मार्केट ने। और ऑफ कोर्स आज जो ड्यूटी कट हुआ है वित्त मंत्री साहिबा की तरफ से। अच्छा, आपने ऑफ कोर्स पूरी डिटेल में वो बजट सुना है। एक तो ये ज्वेलरी काउंटर्स में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दूसरी तरफ कंजम्पशन थीम भी काफी एक्टिव है। क्या उस पर रुझान जा रहा है आशीष, या फिर कुछ और आपने टटोला है, समझा है जहां पर इस समय ट्रेड इनिशिएट करेंगे? नहीं तो देखिए, एक तो बात ये कि मार्केट अब कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में जाएगा और जब साइडवेज ट्रेंड में जाएगा तो मार्केट नई थीम्स को ढूंढेगा जो या तो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रही थी या जहां पर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेहतर है। अब उसके अंदर में आप देखेंगे तो एफएमसीजी या कंजम्पशन थीम बैठती है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड आपको देखने को नजर नहीं आई। तो दूसरी बात है क्योंकि कंटिन्यूस रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे रहते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग रहते हैं, तो यहाँ डाउन साइड कम है। तो ये इसलिए नहीं चलेंगे कि यहाँ कोई बहुत बड़ी तेजी है, पर यहाँ क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसलिए फ्लो यहाँ पर पे आएगा। और उस सिचुएशन में मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक बहुत ही बढ़िया विकल्प इस पूरे स्पेस में नजर आता है। साथ ही साथ हम दूसरे अगर से स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी, जो क्योंकि इसमें थोड़ा वैल्यूएशन का कंफर्ट भी हमेशा मिलता है, तो ये दो स्टॉक ऐसे रहेंगे जहां पर पे एफएमसीजी के अंदर में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट हमें देखने को नजर आएगा। बट ऑल इन ऑल अब मुझे लगता है बाजार एक कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेंड में जाने की थोड़ी तैयारी करेगा, जहां पर पे आपकी अपसाइड भी थोड़ी कैप्ड रहेगी और डाउन साइड में मुझे लगता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में काफी एक लिक्विडिटी इस समय बनी हुई थी, कैश काफी क्रिएट हुआ था और लास्ट कुछ दिनों से आपने देखा है कि एफआईआईज भी काफी खरीदारी कर रहे थे, तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं बाजार को डाउन साइड में देगा। पर अपसाइड में क्योंकि जो ये कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात है, ये कहीं ना कहीं बाजार को अपसाइड में कैप रखेंगे। तो मैं समझता हूं बाजार अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर में जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा और लार्जली फिर डिफेंसिव काउंटर्स आपके फोरफ्रंट पर आएंगे। एमसीएक्स आपकी स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर करीब 3.5% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। गोल्ड कंपनियों के साथ वहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्शन बनता दिखाई दिया है। और पिडिलाइट जैसे काउंटर्स, रैमको सीमेंट, इनफैक्ट सीमेंट साइड पर भी कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि ये जो बिहार को लेकर, आंध्र प्रदेश को लेकर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का थ्रस्ट आया है, तो वहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन कंपनियों में आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां अच्छा करेंगी, क्योंकि आप चाहे इसको आप पॉपुलिज्म कहें, चाहे आप एलाइज का प्रेशर कहें, चाहे जो मर्जी कहें, ये तो होना है। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग पैकेजेस और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये एमसीएक्स क्यों भाग रहा है? मतलब गोल्ड कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, कहीं इसके लिए तो नहीं भाग रहा है। एमसीएक्स के भागने का क्या मतलब है? गोल्ड और सिल्वर में अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, तो हो सकता है लोग इसकी तरफ थोड़ा सा, तो एमसीएक्स पे ज़्यादा लोग गोल्ड खरीदेंगे। बट ये मार्केट में देख रहे हैं ना कि आपके ये जो स्पेक्यूलेटर्स भी जो एफएनओ में थे, वो काफ़ी हद तक अगर सही इंस्ट्रूमेंट उनकी समझ में आ जाए तो एमसीएक्स पे भी शिफ्ट हो सकता है। एक उम्मीद ये भी लगी हुई थी कि भाई ऑलरेडी ब्रोकिंग सर्कल्स में बातचीत शुरू हो गई है कि कमोडिटी साइड में क्या हम इसको वो कर सकते हैं। सो हमेशा मार्केट ढूंढते रहता है नए विकल्प, तो उस लिहाज से। और आज का दिन ऐसा है कि हर एक का हक है कुछ नया सोचने का तो वो उस लिहाज से है। बट अदरवाइज आई थिंक इट्स सच अ नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल बजट, तो कोई खास इसमें चीज़ है नहीं। ओके, चलिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में, खासतौर से मिड कैप्स में। तो एक काम करते हैं, थोड़ी ट्रेड्स और ले लेते हैं। वीरो के पास वापस चलते हैं। वीरो, टेक पंचायत से कुछ ट्रेड्स और लीजिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी है इस समय। डिसाइसिवली अगर आप देखें, जो चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है, क्रैक इन रियल स्टेट। और मैं बताऊं अनुज, लगभग मार्च 2023 के बाद फर्स्ट टाइम आई थिंक, अगर मैं सिर्फ 3 जून के सचिन जी दिन को छोड़ दूं, तो प्रैक्टिकली अब जिस जोन में जा रहा है डीएलएफ इज 200 डे एक्सपेंशन में। कोई शॉर्ट कॉल लॉन्ग पुट व्यू यहाँ पर
डेफिनेटली जो शॉर्ट पोजीशंस है वो मुझे लग रहा है रिटेन ही करने चाहिए। एक काफ़ी दिनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में सेट था एंड पिछले 2 दिनों से अगर डेटा देखें तो 800 के आसपास एक सपोर्ट बनाने का प्रयास हो रहा था, वो पर्टिकुलर लेवल इसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। तो आपने जो जिक्र किया है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो लगभग अराउंड 770 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी तोड़ने के बाद 745 730 तक की डाउन साइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 814 के आसपास लगाना है बट ऑन क्लोजिंग बेसिस। शिल्पा जी, यही रीडिंग अगर मैं दूसरे रियल स्टॉक की बात करूँ, रियल एस्टेट स्टॉक की, गोदरेज प्रॉपर्टीज मेरे स्क्रीन पे क्रैक हो रहा है इस वक्त, आपका टेक क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर देखेंगे पूरा का पूरा पैक ही बहुत ज़्यादा आज यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे तो 3100 के नीचे ये स्टॉक चला गया है और ये इसके लिए अभी नेगेटिव है। यहाँ पे मुझे लगता है नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट्स ऑन इमीडिएट बेसिस हैं वो आपको टूवर्ड्स 2980 से 2950 के लेवल्स के लिए दिखेंगे। इनफैक्ट इसके नीचे भी जा सकता है, इट कैन ऑल्सो डू 2700। तो क्लियर कट एक सेल है यहाँ पे, आप 30 to 50 के स्टॉप लॉस से इसमें सेल ले सकते हैं। ज़्यादा क्रीमी शॉर्ट क्यों है? क्योंकि देखिए आपका डीएलएफ वगैरह इज हेडिंग टुवर्ड्स 200 डेमा और अभी आपका गोदरेज प्रॉपर्टी पे ओनली 20 डेमा वायलेट हुआ है। तो ज़्यादा क्रीमी अगर आप ट्रेड आउट ऑफ डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या होगा शॉर्ट ट्रेड? डीएलएफ में एक सपोर्ट है 770 के अराउंड, अगर वो थोड़ा डाइसी हो सकता है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक थोड़ा क्लियर सेल आ गया है। यहाँ पे आपको क्विक 200-300 पॉइंट्स का गेन मिल सकता है। ओके अच्छा, गोल्ड के प्राइसेस में ड्रॉप है, उसका एक एमसीएक्स पे इम्पैक्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा। एमसीएक्स 3957 हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई और दिन के सर्वोच्च तरफ आके ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे आपका टेक अमेज क्या होगा इस वक्त? जी डेफिनेटली नीचे के शैडोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और अपने एक क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और इमीडिएट नियर टर्म में एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 4% अप है। तो किसी की अगर पोजीशन है तो बने रहे। 3910 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 4020 से लेके 4050 के। इस वक्त आपके स्क्रीन पे M6 दिन के सर्वोच्च तरफ आके ट्रेड करता हुआ और इस बीच अगर आप देखें ओवरऑल रियलिटी पे क्रैक हो रहा है, डे लो की तरफ बढ़ता हुआ और यहाँ पे इस वक्त रियल स्टेट इंडेक्स भी स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्रैक होता हुआ। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा पेन जहाँ पे है इस वक्त वो है रियल स्टेट। अच्छा, एक स्टॉक और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मार्क करना चाहूँगा जहाँ पे मैं काफ़ी पुट राइटिंग विटनेस कर रहा हूँ। सचिन जी, एक बार यूनिलीवर को देखिएगा। आई मीन स्क्रीन पर हम काफ़ी देर से FMCG पे लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। अब ये 2800 के कॉल राइटर्स को ट्रैप करता हुआ और ये क्या है, ये जून 2023 का हाई भी है, वो इसने ओवरटेक कर लिया है। अब क्या भी बन रहा है? देखिए काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट सितंबर 2021 के भी जो हाईज़ है मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल्स भी इसने निकाल दिए है। तो जिस तरीके से तैयारी हो रही है रादर, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इसी पर्टिकुलर मोमेंटम में 2880 तक की एक चाल बन सकती है। पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग हो रही है। 2700 के आसपास बेस ऑलरेडी अच्छी तरह वेल पोजीशन था एंड प्लस एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है। तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का जो बेस है मुझे लग रहा है वही आपके लिए एक ट्रेंड मोमेंटम का स्टॉप लॉस होगा। फिलहाल प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2730 के आसपास, तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने हैं एंड मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक 100-150 पॉइंट की तेज़ी बन सकती है HUL में। जी हाँ, तो इस पैनल के अभी तक अगर आप देखें इस डिस्कशन का अनुज क्रक्स यही है कि रियल स्टेट में क्रैक आ रहा है, सीरियस क्रैक आ रहा है और FMCG बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अनुज, इस बीच एक और अपडेट है आपके लिए कि निफ्टी IT इज़ एट डे हाई 39,826। बिरू मैं उस पर ही आने वाला था क्योंकि अब मार्केट का फोकस कल से वापस थोड़ा सा अर्निंग्स को लेकर और ऐसी जगह पर हो जाएगा जहाँ पर बजट का इम्पैक्ट नहीं है। तो निफ्टी IT क्लियरली उस पॉकेट में है जहाँ पर अभी तक तो एटलीस्ट बजट का इम्पैक्ट नहीं है। अगले साल से यहाँ भी अगर आ जाए बजट का इम्पैक्ट तो पता नहीं, लेकिन निफ्टी IT की बात हो रही है यहाँ पर इस समय। प्लीज़ निफ्टी IT दिखाइए। निफ्टी IT इस समय डे हाई पर और इन्फोसिस, TCS एक एक करके स्टॉक्स फायर करिए। मैं जो चीज़ कहना चाह रहा था कि अब मार्केट आई थिंक 1-2 दिन और सल करेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा कि भाई पैसा कहाँ बनेगा इवेंचुअली। वो पिक्चर वापस मैं वही वेंसडे का डायलॉग यूज़ करूँगा कि हम एडजस्ट कर लेते हैं और रेजिलियंस, स्पिरिट, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन करना ही पड़ेगा ना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं है। अब भाई ये टैक्स है तो है। जब पहली बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी बहुत लोगों ने कहा था कि अब मार्केट नहीं चलेगा। क्या हुआ? 6 महीने मार्केट ने सल्क किया, उसके बाद मार्केट चला। इस बार तो 6 महीने भी सल्क नहीं करेगा मार्केट।
3 दिन 3 दिन मैक्सिमम। मैं वही पूछने वाला थी, ये पेन कितने दिन से आएंगे? मैक्सिमम। मैं एक चीज बोलूं, आज का लो, जो आज का लो है, एक बार निफ्टी का आज का लो दिखाइए मुझे जरा। आई थिंक 24,074 था। हाँ, तो 24,074। ठीक है, अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं, तो आप एक चीज समझ लीजिए, अब 24,074 जो है वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है बस। 24,074 अगर टूट गया अगले 2-3 दिन में, तो मार्केट में अब शार्प करेक्शन आएगी, वरना मार्केट में अब शार्प करेक्शन नहीं आने वाली। मेरा सुबह क्या व्यू था कि अगर कैपिटल गेन्स टैक्स में टिंकरिंग आ गई तो 23,500 से 23,000 भी पॉसिबल है। मैंने वो व्यू लिया था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो व्यू लिया था, लेकिन मैं ये व्यू भी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए स्क्रीन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर स्क्रीन मुझे कह रही है कि नहीं, डाउन साइड 24,000 तक रिस्ट्रिक्टेड थी, उससे ज़्यादा की डाउन साइड नहीं थी, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आज का लो टूट गया, 24,074 टूट गया, तो मुझे लग रहा है कि फिर आप 23,500 23,000 तक जाएंगे। 2 दिन दे लीजिए इस मार्केट को। आई थिंक 3 दिन में मार्केट मूव ऑन कर जाएगा। अगले हफ्ते से आप बजट की बात नहीं करेंगे, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मंडे ऑनवर्ड्स आप बजट की बात नहीं करेंगे। उस माइंडसेट में आप अपने आप को ढाल रहे हैं या आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं खराब अर्चना जो आपको लॉन्ग टर्म में मायूस कर सके। मैं वही समझा रहा हूँ कि हाँ, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ गया है 10 से 12.5, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आई हैं बजट में, कंपनीज को मुनाफा कमाने के लिए सक्षम बनाएंगी। तो कैपिटल गेन्स तो तभी आएगा ना जब कंपनी चलेंगी। मोटा मोटी ये होता है कि अगर इंडिया, कॉर्पोरेट इंडिया 15% में ग्रो होता है तो हमको 15% गेन्स मिलते हैं। वो आगे पीछे हो सकता है, लैग हो सकता है, लेकिन इसमें दिख रहा है कि इतने नए एरियाज हैं जहाँ पे होगा। आप मैन पावर स्किलिंग से लेके रूरल डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट, नॉर्थ ईस्ट का, ईस्ट का, रोड कंस्ट्रक्शन, शिपिंग, मतलब कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि इससे कुछ होगा नहीं। तो माय पॉइंट इज कि जब कंपनीज ग्रो करेंगी तभी तो हम गेन्स कमाएंगे, और गेन्स कमाएंगे तो थोड़ा बहुत दे देंगे। तो ये चीज़ को मायूस होने में ऐसा तो है नहीं कि अपॉर्चुनिटी सारी खत्म हो गई। और जो कंजम्पशन बास्केट बढ़ने की बात कर रहे हैं ना आप, आईटीसी का तो नाम हम बार बार इसलिए ले रहे हैं कि वहाँ कोई टैक्स नहीं आया, सिन टैक्स इसलिए हुआ है। बट आप बाकी के भी देखिए, गोदरेज देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा, छोटी कंपनी बाटा जैसे इतना सिंपल सा प्रोडक्ट है लेकिन चला नहीं है। ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ी मार खाई हुई है कुछ सालों में, बट बाटा जैसी कंपनीज में भी आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। एग्री साइड में आपको स्कॉच कुबोटा की मैंने सुबह बात की थी, आप वीएसटी टिलर उसमें ऐड कर दीजिए, गोदरेज एग्रोवेट ऐड कर दीजिए, ये सब चीज़ों में पैसे आएंगे। सो आई डोंट सी एनी रीज़न। ये जैसे अनुज ने कहा, शायद परसों तक हम लोग डिस्कस कुछ और करने लगेंगे कि भाई लाइफ इज़ नॉर्मल और आगे चल के ग्रोथ क्या है। तो ये इससे ज़्यादा, ये एक दिन का इवेंट है, आज हो गया, एटलीस्ट ये इवेंट निकल गया। सो अब आपके पास कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। बिल्कुल। आशीष चतुर्मोता, अब एक चीज़ तो मार्केट ने क्लियर कट डिफाइन की है कि एक स्पेस जहाँ पर वो पॉजिटिव है, सिर्फ एक विप्रो को छोड़ दीजिए, अदरवाइज वो है आईटी में क्लियरली मार्केट अब एक बुलिश व्यू ले रहा है। क्या अब ये कुछ टाइम के लिए हाइडिंग स्पेस होगी? आईटी, एफएमसीजी, फार्मा में भी। बिल्कुल अनुज, और यही बात जब हमने जितनी बार भी अभी लास्ट डिस्कशन किया, हमने IT20 का जिक्र हर बार किया, और हमारा यही मानना था कि क्यों IT20 एक बेहतर सोल्यूशन है एज कम्पेयर टू कोई इंडिविजुअल स्टॉक, क्योंकि इस समय पे कौन सी कंपनी कैसे नंबर्स देगी, ये जब तक कि आपको क्लियर अंदेशा नहीं आता, किसी इंडिविजुअल कंपनी पे बेट लगाना इस समय पे डिफिकल्ट होगा। बट ये क्लियर है कि अब कहीं ना कहीं IT एक बहुत ही अच्छा हाइडिंग प्लेस है, जहां पर पे आपकी डाउन साइड कम है, इंटरेस्ट रेट के रिवर्सल्स मोर और लेस अब तय हो चुके हैं, और जब इंटरेस्ट रेट रिवर्स होंगे तो कहीं ना कहीं वापस से डिस्क्रिशनरी IT स्पेंडिंग में एक आपको रिकवरी देखने को नजर आएगी। और कुछ कंपनियां इसमें के बेहतर रिजल्ट दे रही है, कुछ ने हमें डिसअपॉइंट भी किया, बट इसको पूरा प्रॉक्सी प्ले करने के लिए मेरे हिसाब से IT20 का ETF एक बहुत ही बढ़िया विकल्प होगा, जो हमें लगता है कि एक अपसाइड भी दिखा रहा है और जहां पे कंसोलिडेशन काफी बढ़िया हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि इस समय पे भी IT20 के ETF पे ध्यान देना चाहिए। 40 रुपए पे इसने अब अपना एक अच्छा बेस बना चुका है, और मैं समझता हूं 48 से 50 तक की एक अपसाइड यहां पर पे देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये ETF हमने हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में भी इसको जगह दी हुई है। ओके, मीनवाइल मिड कैप इंडेक्स में एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग शुरू हुई है, ध्यान रखिएगा उस इंडेक्स पर, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सेलिंग हुई। कैपिटल गेंस का इसमें इम्पैक्ट मिड कैप्स पर ही आता है, फिर रिकवरी भी आई, लेकिन अब एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग आ रही है। नीलेश शाह जुड़ गए वापस हमारे साथ। नीलेश, गुड आफ्टरनून। झटका तो है मार्केट के लिए, अब आप ब्रेव फेस रखना चाहें या ना रखना चाहें वो आपके ऊपर है। आप कैसे देख रहे हैं इसको?
नहीं, जो झटके की आप जो बात करें वो तो बेसिकली एसटीटी जो बढ़ाया है और दूसरा एलटीसीजी टैक्स जो बढ़ाया है 10 का 12.5% और इफेक्टिवली तो वो 14% होता है बिकॉज उसके ऊपर सेस भी लगता है 12.5 पे। तो वो एक ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटली तो वो नेगेटिव ही है, वो कोई बहुत बड़ी परसेंटेज हाइक तो नहीं है, मतलब वो 2.5% एक्स्ट्रा जो आपको भरना है। नहीं, लेकिन डायरेक्शनली थोड़ा तो कहीं आपको सिग्नल दे रहा है। श्योरली वो सेंटिमेंटली तो ये सेंटिमेंटली नेगेटिव है। और ये जो सेंटिमेंट है ये 1-2 दिन इस तरह का चलेगा जब तक ये रियलिटी सेटल डाउन होती है इन्वेस्टर्स में, ट्रेडर्स में, वहाँ तक ये इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। बट बाकी तो उसके बाद तो जो बजट में जो इकोनॉमी के लिए जितनी भी सारी पॉजिटिव्स है वो उभर के बाहर आएगी। वो बड़ा पॉजिटिव आपके लिए क्या रहेगा? वो कंजम्पशन के लिहाज से पैसे ज़्यादा लोगों के हाथ में आना, न्यू टैक्स रिजीम में एक्स्ट्रा इनकम जो लोगों के हाथ में रहेगी, वो एक ड्राइविंग फैक्टर, या फिर जो कैपेक्स का आंकड़ा है वो वही का वही, और ऑफ कोर्स अलग प्रोजेक्ट्स की भी बात की गई है? तो जो पॉजिटिव्स वो कई सारी है। पहली बात तो जो आपने जैसे बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आंकड़ा है 3.4% ऑफ जीडीपी, वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव है। दूसरी बात है अर्बन हाउसिंग पे जो फोकस है, मतलब वो मेरे हिसाब से वो हिस्टोरिक है, वो आज तक इस तरह का फोकस नहीं देखा गया है। तो अर्बन हाउसिंग पे जो आज जो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कई लोगों को एक खुद का घर लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो वो एक जो बड़ा मसला है उसको हल करने की एक कोशिश है। और उसके पॉजिटिव्स इकोनॉमी पे बहुत तरह से होंगे, जैसे जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, सीमेंट, स्टील वगैरह वगैरह का भी डिमांड बढ़ता है, तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। तो ये दो मेरे हिसाब से सबसे बड़े पॉजिटिव है, अर्बन हाउसिंग और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आंकड़ा, ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव्स हैं। बाकी जो चेंजेस हैं वो थोड़े छोटे मोटे चेंजेस हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, बट ये दो बहुत बड़े इम्पैक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन हाउसिंग। अगर अर्बन हाउसिंग इज सच अ बिग पॉइंट, डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज जिस तरह से करेक्ट हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो इंडेक्सेशन की बहुत बड़ी मार इन पर पड़ने वाली है। तो क्या इस बजट में सिग्नल ये है कि गवर्नमेंट चाहती है आप नए घर खरीदे लेकिन पुराने बेचे नहीं? नहीं, ये ठीक बात है, लेकिन ये रियल एस्टेट में आज तो जो करेक्शन है, हो सकता है कि जो जैसे अपने सेंटिमेंट की बात की कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा है उसका भी एक इम्पैक्ट है। पूरे मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में काफ़ी सेल ऑफ भी है आज की तारीख में जिस हिसाब से स्टॉक प्राइसेस दिखा रहे हैं। बट 1-2 दिन निकल जाने दीजिए, उसके बाद रियलिटी सेटल इन करेगी कि अर्बन हाउसिंग को सही में बहुत बड़ा बूस्ट है। जो एक और बड़ा बूस्ट है वो जो MSMEs के लिए जो एक्सेस टू क्रेडिट है, वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा, मतलब वो एक पॉजिटिव है। अमाउंट भी ज़्यादा बोरो कर सकते हैं, जो एक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है MSMEs के लिए, मुद्रा लोन की भी जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो भी बढ़ाई दी गई है। तो ये सारे जो पॉजिटिव्स है, ये सारे पॉजिटिव्स उभर के आएंगे और फिर हो सकता है कई सेशंस के बाद ये जो LTCG टैक्स बढ़ाया है वो एक शैडो में आ जाए और ये जो बाकी रियल इकोनॉमी के जो पॉजिटिव्स है वो एक्चुअली हावी हो जाए। चले, तो जैसे कहावत है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो इस बजट में जो पॉजिटिव्स है वो धीरे धीरे करके सामने आएंगे और जो नेगेटिव्स है वो बाजार पचाना शुरू करेगा। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड में हम उतर रहे हैं, उसकी तैयारी भी होगी, हमारे जानकार हमारा साथ देते रहेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकाश दीवान जी और आशीष चतुर्मोता जी, आपको थैंक्स करने का टाइम आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने पूरा दिन ऑलमोस्ट हमारे साथ लगा दिया इस बजट एडिटर्स में, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटेंगे और उसके बाद फुल टिल्ट ऑन मार्केट अगले 1.5 घंटे के लिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे स्टॉक्स।